हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु चैनल। जैसा आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने मैनेजमेंट कॉमर्स पेपर 2 एनटीए नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है थ्रू दिस चैनल। आज हम लोग यूनिट 2 भी साथ साथ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने का मेन पर्पस ये है क्योंकि ये पेपर 2 एचआर के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो अब हम लोग यूनिट 1 के साथ साथ यूनिट 2 भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट करके रखेंगे। तो यूनिट 2 में अगर हम एचआरएम की बात करते हैं तो आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, डेफिनेशंस क्या हैं जो वेरियस स्कॉलर्स ने दिए हैं एचआरएम की, नेचर क्या है एचआरएम का, एंड फंक्शंस क्या हैं एचआरएम के। तो अगर हम एचआरएम की बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ मालूम है। हम जब यूनिट 1 की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि 6 M होते हैं, जिसमें आपके पास मैन, मेथड, मटेरियल, मशीनरीज, मार्केट, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमें पता है सबसे पहला रिसोर्स जो हमारे पास था 6M में, वो मैन था। दैट मीन्स मैन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट असेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, कैपिटल भी हमारे पास है, मेथड्स भी हमारे पास हैं, मशीनरीज भी हमारे पास हैं, मार्केट भी हमारे पास है, मटीरियल भी हमारे पास है, बट अगर उसको रन करने के लिए ह्यूमन ही नहीं होगा, मैन ही नहीं होगा, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होगा वो हमारा फेलियर हो सकता है। तो ह्यूमन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ह्यूमन फैक्टर को मैनेज करने के लिए बेसिकली हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर यही आता है कि आपको ह्यूमंस को मैनेज करना है, उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, उनको मेंटेन करके रखना है, उनको सेटिस्फाई कराना है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव कर सकते हैं और जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है, जो उनका काम चल रहा है, वो उनका स्मूथ रनिंग चलता रहे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन सिंपल टर्म हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली आपके पास क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है बेसिकली जो केवल ह्यूमंस को कंसिडर करता है, ठीक है ना। जो क्या डील करेगा, कौन कौन से इश्यूज़ को डील करेगा, वो केवल एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे उन सब को डील करेगा। जैसे हायरिंग करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, कॉम्पनसेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो ये सारे के सारे इश्यूज़ को जो डील किया जाता है वो ह्यूमन रिसोर्स में डील किया जाता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या है बेसिकली, देखिए, ह्यूमन रिसोर्स इज यूज टू डिस्क्राइब बोथ द पीपल हु वर्क फॉर अ कंपनी और अ ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिसोर्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉय। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ दोनों लोगों की बात करेंगे, जो काम कर रहा है वो भी, जो काम करा रहा है वो भी, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो टर्म था ह्यूमन रिसोर्स वो हुआ था कॉइन 1960 में, when the value of labor relation began to garner attention and when notation such as motivation, organization behavior, selection assessment began to take shape। तो उस टाइम पे ये शुरू हुआ था जिस टाइम पे लेबर रिलेशन शुरू हुआ था, ठीक है ना। लेबर रिलेशन को जब अटेंशन मिलनी शुरू हो गई थी, जिस टाइम पे मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सिलेक्शन, असेसमेंट, ये सब चीज़ें भी नोटिस होने लगी थी, तो उस टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स जो टर्म था वो आपका डेवलप हुआ था और 1960 में ये वर्ड आपके पास डेवलप हुआ। अब काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने डेफिनेशंस दी हैं, तो उसमें से इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। तो एडविन फिलिपो की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो एडविन फिलिपो ने कैसे डिस्क्राइब किया कि उसके अकॉर्डिंग एचआरएम क्या है। उसने बोला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of human resource to the end that individual and organizational and social objectives are achieved। उसने कहा भाई एचआरएम क्या है, कि एचआरएम के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके अकॉर्डिंग। उसने बोला इसमें प्लानिंग भी होगा, इसमें ऑर्गेनाइजिंग भी होगा, इसमें डायरेक्टिंग भी होगा, इसमें कंट्रोलिंग भी होगा, और उनके थ्रू हम प्रिक्योरमेंट करेंगे। प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है
कि जिसमें हम हायरिंग की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने की बात करेंगे, सेलेक्ट करने की बात करेंगे, हायरिंग करने की बात करेंगे, वो प्रोक्योरमेंट होता है। तो वो प्रोक्योरमेंट भी करना है, डेवलपमेंट भी देना है, ट्रेनिंग भी करानी है, कॉम्पनसेशन यानी कि वेजेस एंड सैलरी का भी डिस्कशन करना है, इंटीग्रेशन भी करना है, इंडक्शन भी करना है, लोगों को मेंटेन भी करना है, सेपरेशन भी करना है। और हम ये करते क्यों हैं, क्या फ़ायदा होगा हमें? तो बेसिकली एंडली हमें क्या करना है, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो उसके अकॉर्डिंग उसने एचआरएम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ बता दी कि एचआरएम क्या हुआ। एचआरएम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस की बात करी। दूसरी डेफिनेशन अगर हम एमजे जीशियस की देखें, उसने क्या बोला एचआरएम क्या है? द फील्ड ऑफ एचआरएम इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग अ लेबर फोर्स। उन्होंने भी यही एक्टिविटीज़ बोला कि एचआरएम एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड के अंदर प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा और प्रोक्योरमेंट भी करना पड़ेगा, डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा और हमें अपनी लेबर फोर्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है जिससे नो वेस्टेज हो, ठीक है ना, कोई वेस्टेज ना हो कि अगर हमारे पास 20 लोग हैं तो 20 के 20 प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाए। अगर हमारे पास 50 की मैन फोर्स है तो 50 की 50 हमारे पास प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाए। तो बेसिकली वो उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हम ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। तो उन्होंने बोला कि एचआरएम के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ आएंगी। रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला एचआरएम इज द सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज डायरेक्टेड एट अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एन इफेक्टिव वर्कफोर्स। अब उन्होंने भी बोल दिया कि एचआरएम क्या है, कि एचआरएम का मतलब हुआ कुछ ऑर्गेनाइजेशनल की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना, कि एचआरएम का मतलब क्या हुआ कि एचआरएम एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है जिस एक्टिविटीज़ को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे? अट्रैक्ट करके, अट्रैक्ट मतलब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के थ्रू, डेवलपिंग करके यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू, मेंटेनिंग यानी कि रिलेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू एंड इफेक्टिव वर्कफोर्स। आपको अपने वर्कफोर्स को इफेक्टिव बनाना है, कैसे करना है? अट्रैक्ट, डेवलप एंड मेंटेन के थ्रू। तो उन्होंने ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सारी की सारी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को हम डायरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग इफेक्टिव वर्कफोर्स। तो ये वेरियस अलग अलग स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग एचआरएम बताया। इन सिंपल टर्म अगर हम इसकी सबकी डेफिनेशन देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब हुआ, ह्यूमन मतलब रेफर टू द स्किल्ड वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी वर्कफोर्स है वो हमारी ह्यूमन है। रिसोर्स यानी कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी और स्केर्स, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें होंगी वो हमारी रिसोर्स हैं, ठीक है ना। अब रिसोर्स का मतलब यहाँ पे अगर हम केवल ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन की ही बात करेंगे कि या तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है या हमारे पास उसकी कमी है, स्कैरिसिटी है हमारे पास। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट तो हमें पता ही है, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो उसके थ्रू आपको क्या करना है? आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिंपल टर्म में हम यही बोलेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है ह्यूमंस को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन में। उनसे ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको आपको मैनेज करना है थ्रू दी मैनेजमेंट फंक्शन, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम नेचर की बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है कि जो एक असर्शन रीज़न के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ज़्यादातर वो आपके नेचर्स में से फॉर्म होते हैं। तो हमें उसकी नेचर यानी कि उसका हमें पता होना चाहिए होल सोल कि वो बेसिकली क्या डिस्कस करना चाह रहा है, वो क्या चीज़ होती है। तो नेचर की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट का नेचर जो है वो परवेसिव फंक्शन भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, टेक्टफुल अप्रोच भी है, पीपल सेंट्रिक भी है, इंटीग्रेटिव एक्शन भी है एंड कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, ठीक है। परवेसिव का मतलब होता है ये सारी की सारी जगह एप्लीकेबल होगा। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो वो सब जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो आपका टॉप लेवल है, चाहे वो आपका मिडिल लेवल है, चाहे आपका लोअर लेवल है। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे आपको एचआर की ज़रूरत पड़ती है ना। टॉप पे भी हमें ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी, मीडियम पे भी पड़ेगी, लोअर पे भी पड़ेगी। तो परवेसिव फंक्शन होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है या गोल ओरिएंटेड होता है, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा गोल क्या होता है कि जितने भी हमारे पास ह्यूमंस हैं उनको हमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है।
टेक्टफुल अप्रोच होती है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, इसके अंदर हम प्लान्स फॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली HRM के अंदर क्योंकि हम सोच रहे हैं, टेक्टफुल अप्रोच है ना, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपना माइंड लगा रहे हैं, इसके अंदर हम कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे हमें किसको रिक्रूट करना है, किसको रिक्रूट नहीं करना है, किसको ट्रेनिंग देनी है। तो दिस इज़ अ टेक्टफुल अप्रोच है। पीपल सेंट्रिक है, पीपल सेंट्रिक तो नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक पीपल सेंट्रिक यानी कि होल जो सेंटर पार्ट है जिसके बारे में हम डीलिंग कर रहे हैं वो ह्यूमंस हैं। इंटीग्रेटिव एक्शन होता है, इंटीग्रेटिव एक्शन यानी कि इसके अंदर हम लोगों को सारे के सारे लोगों को आपस में इंटर रिलेट करते हैं, इंटर रिलेट करती है सारी की सारी एक्टिविटीज़ को। इंटीग्रेटिव यानी कि हर एक एक्टिविटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। बेसिकली HR कैसा होता है, कभी ख़त्म थोड़ी होगा, हमेशा लोग आते रहेंगे, हमेशा वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती रहेंगी, तो ये आपके पास एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। एक बार मैंने यहाँ पे इसको लिखा भी है, एक बार देख लेते हैं जो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि आपको थोड़ा सा नोट्स मिल जाएंगे, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है। परवेसिव फंक्शन, बेसिकली HRM इज अ प्रैक्टिस्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, परवेसिव क्यों है, क्योंकि सब जगह ज़रूरी है, चाहे वो लेवल्स की बात करें या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्योंकि HR एक ऐसा एसेट है जो हमें सब जगह चाहिए होगा। ठीक है ना। सेकंड, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड यानी कि गोल ओरिएंटेड होता है। इसका मेन गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, और कैसे अचीव करना, थ्रू दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जितने भी ह्यूमंस आपके पास हैं उनका आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, यानी कि किसी को आपको खाली नहीं बैठाना है। अगर आपके पास आपको 30 लोगों की ज़रूरत है तो आपने 30 लोगों को रिक्रूट किया, 30 लोगों को सेग्रीगेट करो कि वो क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, और हर एक के पास इक्वालिटी होनी चाहिए, हर एक के पास काम होना चाहिए। तो आपको हर एक ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है कि जिससे उनके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। थर्ड, दैट इज टेक्टफुल अप्रोच होता है। तो HRM डील करता है पीपल्स को हु आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर, thus the manager needs to apply diverse strategies and tactics at different point of time and different situation। वो हमें पता है ना, लोग तो अलग अलग नेचर के होते हैं, हर एक का अपना स्किल्स है, हर एक की अपनी नेचर है, तो हर एक लोगों को डील करने के लिए अलग स्ट्रैटेजीज, अलग टैक्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये टैक्टफुल अप्रोच होती है आपके पास, क्योंकि हमें इसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बनानी पड़ती है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है कि किसको हम किस तरीके से मोटिवेट करें और किसको किस तरीके से हम काम करवाएं। पीपल सेंट्रिक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न मेजरली किसके ऊपर, एम्प्लॉयज़ के ऊपर, कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो ह्यूमंस हैं, उन ह्यूमंस के बारे में ही डीलिंग कर रहे हैं, तो ये पीपल सेंट्रिक होता है। Integrative action, it focus on maintain cordial relationship between the employee at different level and also address the employee grievances। इंटीग्रेटिव यानी कि हर एक एक्टिविटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको क्या करना है, कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करवानी है हर एक के एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिससे कि उनके बीच में कम से कम ग्रीवियंसेस रहें या उनके बीच की ग्रीवियंसेस ख़त्म हो जाए और कॉन्फ्लिक्ट्स ना बढ़े, स्ट्रेस ना बढ़े। तो उसको कंप्लीट करने के लिए बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, कॉर्डियल रिलेशनशिप के लिए हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को बात करते हैं। HRM का ही पार्ट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन, ठीक है ना, ग्रीवियंस हैंडलिंग और आपके पास कॉन्फ्लिक्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, उन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करवाते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे मैंने अभी बताया था, HRM एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है ना, इसमें हमेशा हमें बार बार हायरिंग करनी पड़ेगी, प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, रीडायरेक्शन करनी पड़ेंगी पर्सनल्स को। अगर एक का रिटायरमेंट हो गया तो उसकी जगह पर दूसरे को लेकर आना है। ठीक है ना, अगर कोई छुट्टी पे चला गया तो उसकी जगह किसी और से काम करवाना है, किसी ने छोड़ दिया तो उसकी जगह कोई और आएगा। तो बेसिकली ये कभी आपका ऐसा नहीं है कि कभी भी ख़त्म हो जाएगा, ये हमेशा आपका चलता रहता है। ठीक है ना, कभी एक दिन में, कभी हफ्ते में, कभी महीने, कभी साल में थोड़ी ख़त्म होगा, हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो ये अपना ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो ये परवेसिव होता है, हर एक जगह पे ज़रूरत पड़ती है। रिजल्ट ओरिएंटेड होता है क्योंकि इसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है थ्रू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। टेक्टफुल अप्रोच है, डिफरेंट प्लान्स स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। पीपल सेंट्रिक होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमंस को होल सोल माना जाता है। इंटीग्रेटिव एक्शन होता है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है। और कंटिन्यूस होता है, नेवर एंडिंग होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस यानी कि क्या काम कर रहा है HRM। ठीक है ना, अगर हम काम की बात करें तो HRM बेसिकली क्या क्या डील कर लेता है, तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
एक होता है मैनेजरियल फंक्शंस और एक होता है आपके ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस यानी कि जो ब्रॉडर लेवल पे आपका टॉप मैनेजमेंट डील कर रहा है, और ऑपरेटिव फंक्शंस यानी कि जो डिपार्टमेंटल डील करते हैं। तो एचआरएम के दो टाइप के फंक्शंस हुए, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आता है, और ऑपरेटिव फंक्शंस में आपके पास प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस आता है। अगर आपने पुरानी डेफिनेशन ढंग से सुनी होंगी जो अभी मैंने आपको बताई थी, तो यही फंक्शंस की बात की जा रही थी कि एचआरएम क्या डील करता है। एचआरएम यही डील करता था कि एचआरएम में प्लानिंग भी करनी है, एचआरएम में ऑर्गेनाइज भी करना है, डायरेक्ट भी करना है, कंट्रोल भी करना है, प्रोक्योरमेंट भी करना है, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, इन सब की ही बात की थी सारे के सारे अलग अलग ऑथर्स ने। तो यही आपका पूरा का पूरा फंक्शंस यानी कि पूरे की पूरी वर्किंग बताता है एचआरएम की। मैनेजरियल फंक्शंस कौन से होते हैं? मैनेजरियल फंक्शंस का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें प्लानिंग आएगी, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, डायरेक्टिंग आएगा, कंट्रोलिंग आएगा, और ये कौन परफॉर्म करता है? ऑल टाइप ऑफ मैनेजर्स। ठीक है ना? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज असेंशियल एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. The top management is responsible for forming strategies and giving direction to the successful application. So in this process, they perform the following act functions. तो टॉप मैनेजमेंट बेसिकली क्योंकि मैनेजमेंट डिसीजन कौन लेगा? टॉप मैनेजमेंट। तो मैनेजरियल फंक्शंस भी जो होते हैं वो उन्हीं के थ्रू गवर्न होते हैं, जिसके अंदर क्या आएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है एंड कंट्रोलिंग क्या होता है। प्लानिंग क्या होता है? फंडामेंटल फंक्शन, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है? डिसाइड करना होता है एडवांस में कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, क्यों करेगा। ठीक है ना? और ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, असाइन करना डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, तो वो आपका ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं? डायरेक्टिंग में हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोगों को सुपरविजन देते हैं, लोगों को लीडरशिप मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करते हैं उसके अंदर। ठीक है ना? डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं, ऑर्डर्स को इशू करते हैं, तो वो डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। और कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? कंट्रोलिंग में बेसिकली हम मेजरमेंट करते हैं और करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। प्लानिंग। अब हमें एचआर के फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है कि एचआर की अगर हम बात करें तो उसमें कैसे परफॉर्म करेगा प्लानिंग। तो प्लानिंग यानी कि सबसे पहले मैनेजमेंट को ये तो देखना पड़ेगा उसको कि उसे उसके यहाँ कुछ वैकेंट पोजीशंस हैं भी या नहीं है, उसके यहाँ कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितने लोगों को हमें रिक्रूट करना है। तो प्लानिंग फेज बेसिकली उसी चीज़ को डील करता है कि यहाँ पे आपको वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी होती है जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले अवेयरनेस देखनी है, अपने गोल सेट करने हैं कि आपको किसी काम को कराने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और कितनों को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कितनी पोजीशंस को फिलअप कर सकते हो, बट कितनी वैकेंट रह जाएंगी, और वैकेंट के लिए आपको कैसे उनको रिक्रूट करना पड़ेगा, कैसे उनको सेलेक्ट कराना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम प्लानिंग फेज़ में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जहाँ पे अब मैनेजर को क्या स्टेबल करना है? एक फ्रेमवर्क। मैंने बताया था ना ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग करना एक्टिविटीज़ को, असाइनमेंट करना डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। तो यहाँ पे मैनेजर बेसिकली वही स्टेबल करेगा, एक फ्रेमवर्क बनाना है। फ्रेमवर्क बनाना है ऑपरेटिव फंक्शंस का, यानी कि एक्टिविटीज़ का, कि जिनको हम लेके आएंगे उनसे हमें क्या क्या काम करवाना पड़ेगा, फिजिकल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम अपने रिसोर्सेज को गैदर करते हैं। डायरेक्टिंग में क्या करना है? जब फ्रेमवर्क बन जाएगा एक बार, तो उसके बाद मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शंस देनी है, गाइड करना है टीम को। ठीक है ना? कि जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। तो डायरेक्टिंग का मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो करानी है उनको गाइड करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, उनको सुपरवाइज करना है कि जिससे वो काम इजीली और जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसके अंदर बेसिकली हम सुपरवाइज करते हैं, इसके अंदर हम डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं, रिवॉर्डिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंसेस चेक करते हैं, ऑर्डर्स को इशू करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को इशू करते हैं, सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करते हैं कि जिससे वो अच्छे से अच्छे काम कर पाए। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है जिसके अंदर बेसिकली अब आपको क्या करना है? आपको एक्शंस लेने हैं। एक्शंस भी कैसे लेने हैं? आपको ये देखना है कि आपने
कितने लोगों की ज़रूरत है और कितने आपने रिक्रूट किए, तो कुछ डेविएशन तो आएगा, तो उस डेविएशन को काउंट करते हैं हम कंट्रोलिंग फंक्शन में। और अगर कुछ चीज़ें हमारे पास रॉन्गली चल रही होती हैं तो वहाँ पे हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। तो बेसिकली द मैनेजमेंट प्री डिफाइन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेज एंड लेटर एनालिसिस द रिजल्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब एनालिसिस एंड मैनेजमेंट हैज़ टू टेक करेक्टिव मेजर्स इफ नेसेसरी। यहाँ पे आपको बेसिकली अगर हम एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम बात करते हैं ना, कि हमें परफॉर्मेंस चेक करनी है। हमने 20 लोगों को रिक्रूट तो कर दिया था, बट वो 20 के 20 जैसा हमने उनसे काम दिया था वो उस काम को कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, तो हम उन सब चीज़ों को चेक करते हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता है तो रिवॉर्ड देते हैं, अच्छा काम नहीं किया होता है तो उनको पनिशमेंट देते हैं या उनको निकाल देते हैं। तो बेसिकली हम कंट्रोलिंग में उन्हीं सब चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। ऑपरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं बेसिकली जिसके अंदर आपके पास आएगा प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स। तो ऑपरेटिव फंक्शंस कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे इसमें? डिपार्टमेंटल हेड। जो डिपार्टमेंटल लेवल होते हैं, मिडिल लेवल होते हैं, मेनली उन्हीं का काम होता है इन फंक्शंस को परफॉर्म करवाना। जैसे मैनेजरियल वाला टॉप मैनेजमेंट का था, ये आपका मिडिल और लोअर का होता है। तो द ऑपरेटिव फंक्शंस आर दोज विच आर टेकन ऑन द डिपार्टमेंटल लेवल और मिडिल लेवल एंड मेनली कंसर्न अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। यहाँ वहाँ तो प्लानिंग हो रही थी, वहाँ तो हम चीज़ें सोच रहे थे, कॉन्सेप्चुअल था, बट यहाँ पे हमें उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना है। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी? प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। क्या होता है प्रोक्योरमेंट? मैंने अभी बार बार डिस्कस किए सब चीज़ें। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है जिसमें आप लोगों को क्या करोगे, आप ये एस्टिमेट करोगे कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है और उन सबको कैसे फिल कराओगे, थ्रू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, आपको प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, इन सब के थ्रू यहाँ पर काम करवाना है। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है सिंपल रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, ये चेक करना आपको कितने लोगों की ज़रूरत थी और उसको वैसे ही अब लोगों को हायर करना, राइट पीपल को राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे हायर करने की जो हम बात करते हैं वो आपका प्रोक्योरमेंट के अंदर करते हैं, ठीक है। सेकेंड दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? टू डेवलप द रिक्वायर्ड स्किल एंड टैलेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर हैव टू यूज वेरियस टेक्निक्स, ठीक है। प्रोक्योरमेंट कौन सी एक्टिविटीज़ थी? प्रोक्योरमेंट के अंदर था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है। अगर हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बात कर रहे थे बेसिकली या प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो वो आपके पास था प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम एफिशिएंसी और स्किल्स को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की। इसके अंदर आपके पास आते हैं बेसिकली ट्रेनिंग दे दिया लोगों को, सेमिनार्स कराए, ग्रुप डिस्कशन कराए, ठीक है ना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू लोगों को डेवलप करते हैं या ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट यानी कि टू डेवलप रिक्वायर्ड स्किल विद द टैलेंट विद इन द एम्प्लॉयज़ द मैनेजर हैव टू यूज़ वेरियस ट्रेनिंग टेक्निक्स। कॉम्पनसेशन, अब हमने प्रिक्योरमेंट में क्या किया? लोगों को रिक्रूट कराया, लोगों को सेलेक्ट कर दिया। डेवलपमेंट में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी दे दिया उनको। अब हमें क्या करना है? कॉम्पनसेशन की बात भी तो करनी है। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है रेम्यूनरेशन, सैलरी, ठीक है, जो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं जिससे वो काम कर रहे हैं, फेयर वेजेस देना। हम फेयर वेजेस की, वेजेस एंड सैलरी की बात करते हैं तो वो आपका कॉम्पनसेशन पार्ट होता है। तो बेसिकली इस एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होगा? इस एक्टिविटीज़ के अंदर हम सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये आपका कैसा फंक्शन होता है जो क्या डिफाइन करेगा? एडिक्वेट और इक्विटेबल रेम्यूनरेशन देना, ठीक है ना, और प्रॉपर वेज सिस्टम डिसाइड करना, प्रॉपर वेज पॉलिसीज़ बनाना, प्रॉपर वेज इंसेंटिव स्कीम्स बनाना, जॉब इवैल्यूएशन करना, वो आपका कॉम्पनसेशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मेकिंग द न्यू एम्प्लॉयज़ फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू देयर टास्क ऑफ प्रोसेस। इट इंट्रोड्यूस देम टू द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एंड देयर कलीग। हम इंडक्शन की बात करते हैं ना, ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन आपका इंटीग्रेशन के अंदर आता है। इंडक्शन मतलब होता है जब हमारे यहाँ कोई नए लोगों ने रिक्रूट कर लिया होता है ना, नए लोग हमारे यहाँ आ चुके होते हैं, तो उन लोगों को हमें ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलवाना होता है। तो जो उस टाइम पे हम फर्स्ट टाइम उन लोगों का इंटरेक्शन कराते हैं वो इंडक्शन और ओरिएंटेशन होता है। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली रिटेंशन की, ठीक है, कि जिससे लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय विच रिक्वायर प्रोवाइडिंग देम विद वेरियस बेनिफिट्स जैसे पीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस,
हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, ग्रेचुटी, अलाउंसेस, ठीक है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। तो जब हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो वो आपका मेंटेनेंस नाम से ही पता चल रहा है कि अब आपने सारी एक्टिविटीज़ तो कर ली, आपने लोगों को रिक्रूट भी करा दिया, लोगों को सेलेक्ट भी कर लिया, ट्रेनिंग भी दे दिया, डेवलपमेंट भी दे दिया, अच्छी सैलरी भी दे दी, लोगों को इंट्रोड्यूस भी करा दिया, उनको फेमिलियर भी करा दिया। तो अब क्या करना है, अब हमें उनको रिटेन करा के रखना है कि जिससे जल्दी से जल्दी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को स्विच ना करें। कई बार क्या होता है, हम लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, हमने 2-3 लोगों को रखा, उनको ट्रेनिंग भी दिया, उनको डेवलपमेंट भी दिया, उनको अच्छी सैलरी भी दी, बट कई बार वो छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज़ वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेटिस्फाई नहीं होते। तो हमें उनको क्या कराना है, मेंटेन कराना है, उनको अच्छी से अच्छी स्कीम्स देनी है जिससे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। तो वो मेंटेनेंस के अंदर होता है। मेंटेनेंस कैसे दे सकते हैं लोगों को, उनको पीएफ दे दो, प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करो, लाइफ इंश्योरेंस दे दो, कैंटीन फैसिलिटीज़ दे दो, कैब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दो, ठीक है, पेंशन दे दो, ग्रेचुटी दे दो, अलाउंसेस दे दो, हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स दे दो। तो इनसे वो सब क्या होते हैं, रिटेन रह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये आपका पार्ट था बेसिकली किसका, ये आपका पार्ट था ऑपरेटिव फंक्शंस का। तो ऑपरेटिव में 5 आप फंक्शंस फॉलो करते हैं, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, and please keep learning with Help Guru. If you people have any doubt or any suggestions, so please post your comment. Thank you so much.